Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agarwal and I am here with the last part of chemical kinetics. आज के पार्ट में हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, और जो कोलिजन थ्योरी है हमारे केमिकल रिएक्शंस की उसके बारे में बात करेंगे. सो गाइस, ज्वाइन बटन जो आ गया है हमारे चैनल पे, उसके क्या क्या फायदे हैं उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ. तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना एक बार. और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, तो आप डाउटनेट ऐप के थ्रू उस डाउट को क्लियर कर सकते हो. उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनेट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. तो पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंडेंस है वो देखेंगे. सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं दे आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे, जैसे जैसे हम उनमें टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उनकी जो रेट है वो बढ़ती जाती है, एक्सेलरेट होते जाते हैं. जैसे सपोज करो, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जब हम N2O5 का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो जब आधा मटीरियल जो है हमारा ओरिजिनल अमाउंट जो है वो खत्म होता है, उसको खत्म होने में टाइम लगते हैं 12 मिनट 50 डिग्री सेल्सियस पे. लेकिन अगर हम वही काम 25 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो हमें 5 घंटे लगेंगे, और अगर हम वही काम 0 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो हमें 10 दिन लगेंगे. तो देखा आपने कि 50 डिग्री पे सिर्फ हमें 12 मिनट लगे आधा N2O5 डिकम्पोज करने में, 25 डिग्री पे हमें लगे 5 घंटे, और अगर हमने 0 डिग्री कर दिया तो हमें 10 दिन लग जाएंगे. दूसरी तरफ जो मिक्सचर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का और ऑक्सैलिक एसिड का, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो है अगर हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो वो जल्दी से डीकलराइज होगा बजाय के लोअर टेम्परेचर के. इसके अलावा एक और चीज देखी गई है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर उसमें हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो जो रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. अभी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन की, उसे हम एरिनस इक्वेशन के द्वारा पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. हालांकि ये इक्वेशन जो है वो सबसे पहले डच केमिस्ट जो थे J.H. वॉन हॉफ उन्होंने दी थी, लेकिन जो स्वीडिश केमिस्ट थे एरिनस, उन्होंने इस इक्वेशन का फिजिकल जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन निकाला था. वो इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल्स टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT. अब इसमें कौन सी चीज क्या है वो बता देती हूँ मैं. A जो है वो हमारा एरिनस फैक्टर है, या इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं. ये जो कांस्टेंट है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रहता है. R जो है हमारा वो गैस कांस्टेंट है. EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि जूल्स पर मोल में हम मेजर करते हैं. अब इस चीज को हम एक सिंपल रिएक्शन से समझेंगे. कैसे? H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI. तो एरिनस के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन जो है ये जब ही होगा जब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे. कैसे? जैसे सपोज करो ये है हमारा HH, ये है प्लस I, यानी कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारा आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया. तो ये मिलके सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाएंगे जो कि अनस्टेबल होगा, जिसमें ये HI बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरीके से जुड़े रहेंगे. उसके बाद ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा और ये फटाफट से 2 मॉलिक्यूल्स हमें HI के दे देगा. इस तरीके से HI प्लस HI, यानी कि ये वाला और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हमें HI के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे. ठीक है. अब ये जो इंटरमीडिएट बना इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि C नाम दे दिया हमने इसको. और इसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. अब इसका एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को. ये देखो, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें यहाँ से यहाँ तक करानी पड़ रही है, जिससे हमारा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है. अब इसको हमने कैसे प्लॉट किया है इस ग्राफ को? यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लगाई है और यहाँ पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लगाया है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या करता है? जो एनर्जी चेंज का प्रोफाइल होता है जब रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में चेंज होता है तो वो चीज बताता है. तो यहाँ पे हमारे H2 प्लस I2 थे, हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट की एक्टिवेशन एनर्जी लगाई
तो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, और फिर वो हमें टूट के उसने 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए HI के। अब जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें प्रोडक्ट्स देता है, तो जब वो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है तो कुछ अमाउंट जो एनर्जी का है वो रिलीज होता है। इसलिए जो फाइनल एंथैल्पी रहती है हमारे रिएक्शन की, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के नेचर पे डिपेंड करती है। अब जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज में, उन सब की सेम काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। अब ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या रहेगा। तो इसके लिए लुडविग बोल्ट्जमैन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है, उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज किए जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। सो उनके अकॉर्डिंग अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी, सपोज करो E, और यहाँ पे क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमारी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनको हमने Ne/Nt ले लिया, जिनकी जो एनर्जी है वो है E। अब Ne क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी E है, और Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम Ne/Nt लगाएंगे और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसको प्लॉट करेंगे। अब ये जो पीक आएगा कर्व का हमारा, ये वाला हिस्सा जो आएगा, इट विल रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, उनमें से ज्यादातर की काइनेटिक एनर्जी ये है। सबकी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ज्यादातर की है। नाउ देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज हायर और लोअर देन दिस वैल्यू। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं इस फ्रैक्शन में जिनकी इस वैल्यू से कम है काइनेटिक एनर्जी, और कई ऐसे हैं जिसकी इस वैल्यू से ज्यादा है। तो इस सब तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मैक्सिमम रहेगा हमारे कर्व का, वो हायर एनर्जी वैल्यू की तरफ बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको नीचे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। देखो, ये पहले हमारा T टेम्परेचर पे था, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये T+10 पे हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कर्व जो है वो ब्रॉडन आउट हो रहा है, यानी कि राइट में स्प्रेड कर रहा है, जिससे जो ग्रेटर प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूल्स का, उनकी हायर एनर्जीज हमें देखने को मिले। अब जो एरिया कर्व के नीचे होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 ही होनी चाहिए। अब इस पोजीशन को हम EA की तरह मार्क कर सकते हैं, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ रही है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। तो ये वही कर्व। नाउ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड विद एनर्जीज हायर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे किसी सब्सटेंस का, ऐसा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का बढ़ता जाएगा जो कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और उनकी एनर्जीज जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी से हायर होंगी। तो ये हमें यहाँ पे पता ही चल रहा है, क्योंकि T+10 में हमारा ज्यादा आ रहा है कर्व, जबकि T वाले में हमारे पास कम था। अब अगर हम इस कर्व में देखें तो ये वाला फ्रैक्शन जो है वो हमारा एडिशनल आ गया है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ऐसे मॉलिक्यूल्स डबल हो गए हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। अब जो हमारी एरिनस इक्वेशन थी उसमें जो ये वाला फैक्टर था हमारा e⁻⁻ ये क्या बताता है, ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो अगर हम इन दोनों साइड्स का लॉग ले लेंगे, k = a e⁻⁻ था हमारा। अब इसको हमने अगर लॉग लिया तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ k = -EA/RT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब हम नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1/t का प्लॉट लगाएंगे। कैसे? इस तरीके से। यहाँ पे हमने लॉग k ले लिया नेचुरल लॉग, और यहाँ पे 1/t, तो हमारा ये जो ग्राफ आएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एरिनस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी कम करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, और जो रेट कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ जाएगा। अब ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से हमारा जो स्लोप रहेगा वो -EA/R रहेगा, और जो इंटरसेप्ट रहेगा वो नेचुरल लॉग ऑफ a रहेगा। तो हम EA और A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो टेम्परेचर T1 पे अगर हमने ये इक्वेशन यूज की तो क्या आ जाएगा हमारा, नेचुरल लॉग K1 = -EA/RT1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K2 = -EA/RT2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। अब K1 और K2 जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है टेम्परेचर T1 और T2 पे।
अब अगर हम इस इक्वेशन को यानी कि K1 वाली इक्वेशन को K2 वाली इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ K2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K1 इज इक्वल्स टू EA बाय RT1 माइनस EA बाय RT2। RT2 बाद में क्यों है, क्योंकि ये माइनस में है तो हमने इसको इधर ले लिया और इसको उधर कर दिया। क्लियर है। अब ये होगा हमारा नेचुरल लॉग K2 बाय K1 विल बी इक्वल्स टू EA बाय R हमारा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब हम इसको जो बेस 10 का लॉग होता है उसमें चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली। या हम इसको और ज्यादा सॉल्व करें तो जो फाइनल इक्वेशन रहेगी वो क्या होगी, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R और जब हम अंदर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर हो गई ये चीज। अब आते हैं हमारे इसके दूसरे सब टॉपिक पे जो कि है इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। तो हमें पता है कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता रिएक्शन के टाइम पे, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जैसे MnO2 जो है वो एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कौन से रिएक्शन को, जब हम 2KClO3 का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमारे पास आता है 2KCl प्लस 3O2। इस केस में MnO2 जो है कैटलिस्ट की तरह काम में आता है। तो ये इसकी रेट बढ़ा देता है लेकिन खुद उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब जो वर्ड कैटलिस्ट है उसको हमें जब यूज नहीं करना चाहिए जब एडेड सब्सटेंस हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है। तो कैटलिस्ट शब्द हम जब भी यूज करेंगे जब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है किसी सब्सटेंस को ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस को ऐड करने पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है तो उसको हम इनहिबिटर बोलेंगे, न कि कैटलिस्ट। क्लियर हो गया। अब जो एक्शन है कैटलिस्ट का उसे हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। According to this theory, a catalyst participates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in an intermediate complex which has a transitory existence and decomposes to yield products and the catalyst. तो जैसे हमारा intermediate बन रहा था वैसे ही इसमें भी हो रहा है कुछ। क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। वो रिएक्टेंट्स के साथ कुछ पहले टेम्पररी बॉन्ड्स बनाता है जिससे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का जो टाइम रहता है वो बहुत छोटा रहता है और ये जल्दी से डिकम्पोज होके हमें प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट दोनों दे देता है। क्लियर है। अब ये बिलीव किया जाता है कि जो कैटलिस्ट है वो एक ऑल्टरनेट पाथवे देता है या फिर एक ऑल्टरनेट रिएक्शन मैकेनिज्म देता है जिसके थ्रू वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है वो कम हो जाता है। कैसे, वो दिखा देती हूँ। ये हमारा रिएक्टेंट्स है जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब कैटलिस्ट के बिना कन्वर्ट हो रहे थे तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा लग रही थी, लेकिन जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी और जल्दी से हमारे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यह है कि कैटलिस्ट जो है वो एक दूसरा पाथवे प्रोवाइड करता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का बैरियर जो है वो कम होता है। अब एरिनस इक्वेशन से एक और चीज क्लियर होती है कि जितनी कम वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी की उतना ही तेज हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। Now a small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactant। तो अगर हम थोड़ा सा कैटलिस्ट भी डाल दें तो वो हमारे बहुत सारे रिएक्टेंट्स को कैटलाइज कर सकता है। एक कैटलिस्ट जो है वो कभी भी गिब्स एनर्जी जो है हमारी यानी कि डेल्टा जी उसको ऑल्टर नहीं करता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटलाइज कराता है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कराता है। एक और चीज पता लगाई गई है कि जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है रिएक्शन का उसे चेंज नहीं करता है, बस इक्विलिब्रियम जल्दी लाने की कोशिश करता है। क्लियर है। यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को सेम एक्सटेंट पे कैटलाइज करता है जिससे इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो सेम रहे लेकिन जल्दी आ जाए। बस चेंज कुछ भी नहीं करेगा, बस हर काम फास्ट करने की कोशिश करता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमने जो एरिनस इक्वेशन पढ़ी, नो डाउट वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1916 से 18 के बीच में मैक्स ट्रॉट्स और विलियम लुइस ने कोलिजन थ्योरी डेवलप की जो हमें एक रिएक्शन का एनर्जेटिक और मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट जो है वो और भी अच्छी तरीके से समझाती है।
ये हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उस पे बेस्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद ईच अदर। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही हार्ड स्फीयर्स हैं और रिएक्शन कब होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। देन द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब जितने भी हमारे कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं एक रिएक्शन मिक्सचर में, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी और उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि EA, जो ऑलरेडी हमने अभी अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है। तो अगर हम एक बाय मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन लें यानी कि A + B गिव्स अस प्रोडक्ट्स, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट विल बी इक्वल्स टू ZAB e⁻⁻ यहाँ पे जो ये ZAB है ये क्या है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है हमारे रिएक्टेंट्स की A और B की, और e⁻⁻ क्या है, ये प्रेजेंट कर रहा है ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब अगर हम इसको हमारी एरिनस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो A था हमारे एरिनस इक्वेशन में वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अब जो हमारी कोलिजन थ्योरी वाली जो इक्वेशन है ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है उसे काफी एक्यूरेट तरीके से प्रेडिक्ट करती है ऐसे रिएक्शंस के लिए जिनमें हमारे एटॉमिक स्पीशीज या सिंपल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसमें हमारी ये इक्वेशन काम नहीं आती है, काफी डेविएशंस मिले हैं इस इक्वेशन से। रीजन क्या हो सकता है इसका कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उनमें से जरूरी नहीं है कि सारे कोलिजन की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट्स बने। नाउ द कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products are called as effective collisions। अब हमारे काम आने वाले यानी कि effective collisions कौन से होते हैं, ऐसे collisions जिनमें ऐसे molecules collide करें जिनके पास एक तो sufficient kinetic energy है जिसको हम threshold energy भी बोलते हैं। threshold energy क्या होती है, activation energy प्लस energy possessed by the reacting species, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारी threshold energy आ जाती है। तो उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात उनका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए जिससे जो रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएं और जो प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड है वो आसानी से बन जाए, तो उनको हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे। इसीलिए सारे कोलिजन्स जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट को ही फॉर्म करें। क्लियर है? अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल देखेंगे हम ब्रोमो इथेन से। तो ये डिपेंड करेगा कि ओरिएंटेशन क्या है हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। जैसे हमारा रिएक्शन क्या है, ये CH3Br प्लस OH माइनस गिव्स अस CH3OH प्लस Br माइनस। अब इसको दो तरीके से करेंगे हम। कैसे? पहले हम CH3Br का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये तीनों H हो गए, ये Br हो गया प्लस OH माइनस। अब दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं इसका, एक इम्प्रॉपर और एक प्रॉपर। तो जो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसमें क्या होगा, हमारा ये H वाला बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेगा CH3 का, प्लस जो हमारा OH माइनस है वो इधर से आ रहा है, तो ये जो है ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमारा कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा यही जो OH माइनस है ये पीछे से अटैक करे हमें, यानी कि ये Br यहाँ पे है, H यहाँ पे है हमारे दोनों, और एक H यहाँ पे है, तो अगर OH माइनस हमारा इधर से अटैक करे यानी कि पीछे से आके OH माइनस, तो ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा और फिर ये इंटरमीडिएट टूट के हमें CH3OH जो है वो दे देगा, प्लस Br माइनस हमारा अलग से निकल जाए। तो ओरिएंटेशन का भी काफी महत्व है। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा और कोलिजन हो गया तो भी हमारे कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जबकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से वो सिंपली जो है बाउंस बैक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। नाउ टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स अनदर फैक्टर P कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर इज इंट्रोड्यूस। अब इफेक्टिव कोलिजन्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर है। नाउ दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन अ कोलिजन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। तो ये वही चीज बताता है हमें कि हमारे मॉलिक्यूल जो है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड रहने चाहिए।
तो इसको जब हम रेट वाली इक्वेशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा पी जेड ए बी ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसीलिए जो कोलिजन थ्योरी है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी और जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का, वो दोनों मिलके क्राइटेरिया बनाते हैं एक इफेक्टिव कोलिजन का, और वही दोनों जो है फिर अल्टीमेटली डिटरमाइन करेंगे कि रेट क्या रहेगी केमिकल रिएक्शन की। अब जो हमारी कोलिजन थ्योरी है वो वैसे तो काफ़ी सही है, बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर्स की तरह कंसिडर करती है और उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर कर देती है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है, इसलिए हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये था हमारा आज का पार्ट, और इसी पार्ट के साथ हमारी केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट यूनिट जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो 6th वाली यूनिट है हमारी, जिसमें हम आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे मेजर चैप्टर्स जो हैं वो 6th यूनिट के साथ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स और बचेंगे बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वाले, वो हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ही ईजी हैं, और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर हमने बायो में भी पढ़ा है तो वो ईजी रहेगा हमारे। क्लियर है? सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।